नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका सीजीएल का एग्ज़ाम जो कि आपका 12 सितंबर यानी आज से जो कि स्टार्ट हो गया है। तो उसी के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे जो कि आपका ऑल शिफ्ट के बेस पे रहने वाला है। जो कि चलिए तो वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका पहला ऑप्शन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा है कंपनी के भारतीय क्षेत्रों विशेषकर बंगाल में शासन को नियंत्रित करना। तीसरा है आपका भारतीय सेना का विस्तार करना। चौथा है ब्रिटिश संसद को समाप्त करना। तो आपका कंपनी के भारतीय क्षेत्रों विशेषकर बंगाल में शासन को नियंत्रण करना जो कि आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का जो कि उद्देश्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट से आपका, चलिए देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपका कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किए गए। तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो वारेन हेस्टिंग्स जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने भारत में कौन सी संस्था की स्थापना की। तो सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता, इंडियन सिविल सर्विस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। तो आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो कि आपका की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख प्रावधानों में कौन सा शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन में रह सकता है कंपनी के डायरेक्टर्स का कार्यकाल जो कि 4 वर्ष करना, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत पर प्रतिबंध, ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को राजस्व रिपोर्ट संसद को भेजने का आदेश। तो तीसरा नंबर जो कि आपका ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण करना जो कि आपका शामिल नहीं है प्रावधानों में, प्रमुख प्रावधानों में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख कमियों में से एक क्या थी। तो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन न होना, भारतीयों को वोटिंग अधिकार देना, कंपनी को दिवालिया घोषित करना, मद्रास और बॉम्बे को स्वतंत्र रखना। तो आपका गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन न होना, तो ये जो कि आपका प्रमुख कमियाँ थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कब पारित हुआ, इसे किसने जो कि प्रस्तुत किया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1773 में जो कि पारित हुआ था फेडरिक नॉर्थ ने जो कि इसको आपका प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस पहलू पर नियंत्रण स्थापित किया। तो राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर जो कि आपका पहलू पर जो कि आपका नियंत्रण स्थापित किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद कौन सा एक्ट जो कि लाया गया जो इसकी कमियों को जो कि दूर कर सकता है। तो आपका पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में जो कि आपका आया था इसके बाद। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका था कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो स्टेटमेंट बेस पूछे चाहे कैसे भी पूछे, तो चलिए जान लेते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या की संख्या को दर्शाता है। इसे समानता प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या के रूप में जो कि मापा जाता है। यह जनसांख्यिकीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो किसी क्षेत्र में संसाधनों पर दबाव, शहरीकरण और जीवन स्तर को समझने में मदद करता है। तो आपका इससे जो कि प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। आपका प्रश्न बन सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो कि आपका था। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बन सकता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दिल्ली जो कि आपका टॉप पर रहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका चंडीगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार जो कि आपका था जनसंख्या घनत्व वाला। तो देख लीजिएगा 11,320 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जो कि आपका दिल्ली में जनसंख्या घनत्व है।
चंडीगढ़ में 9,258 व्यक्ति की पर वर्ग किलोमीटर। वहीं पश्चिम बंगाल में 1,028 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। वहीं बिहार में 1,106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जो कि आपका जनसंख्या घनत्व है। वहीं बात कर ले बॉटम में, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। वहीं उसके बाद मिजोरम का 52 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, सिक्किम का उसके बाद 86 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जो कि आपका है। वहीं बात कर ले आपका लद्दाख में, लद्दाख जो कि आपका 2019 में जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना था, वहाँ का जो कि जनसंख्या घनत्व 3 से 4 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जो कि है। अनुमानित माने तो 2011 डाटा के आधार पर जो कि आपका ये है केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका है कि 1996 में भारत और नेपाल के बीच विवाद के बारे में जो कि पूछ सकता है आपसे। तो 1996 में भारत और नेपाल के बीच जो कि काली नदी को लेकर जो कि महाकाली संधि हुई थी, जिस पर 12 फरवरी 1996 को दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि दोनों देश के बीच जो कि काली नदी, जिसे महाकाली नदी भी जो कि कहा जाता है, के एकीकृत विकास के लिए जो कि एक समझौता है, जो नदी को सीमा के रूप में जो कि मान्यता देता है और इसके जल संसाधनों के संयुक्त प्रबंधन का प्रावधान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270 संघ, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कृषि आय से विभिन्न आय पर केंद्र सरकार द्वारा जो कि लगाए और वसूले गए करों का कुछ हिस्सा जो कि राज्यों को दिया जाएगा। यह वितरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर जो कि आधारित होता है और राज्यों के बीच एक निर्धारित तरीकों से जो कि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ताजमहल किसने बनवाया था, या पूछे कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल जो कि मुगल सम्राट शाहजहां ने जो कि अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में जो कि बनवाया था। तो पूछ ले किसके लिए बनवाया था, तो अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए। वहीं पूछ ले कि कौन बनवाया, तो शाहजहां ने जो कि बनवाया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यह आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। निर्माण की बात कर ले 1632 में जो कि शुरू हुआ था और 1653 में जो कि पूरा हुआ। वहीं वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि थे। यह मुगल वास्तुकला का जो कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एसएससी में अक्सर जो कि ये पूछा जाता है आपका कि ताजमहल किस शैली का है, तो मुगल जो कि आपका फारसी जो कि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बिरजू महाराज किस डांस से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज की बात कर लें, कथक नृत्य से जो कि संबंधित है, प्रसिद्ध कलाकार हैं। वे लखनऊ घराने से जुड़े हुए हैं। विवरण, उनका पूरा नाम जो कि ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा था। वे 1938 में जो कि जन्मे और 2022 में जो कि निधन उनका हो गया था। वे संगीतकार, गायक और कोरियोग्राफर भी थे। फिल्म जैसे बाजीराव मस्तानी में उनके कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जो कि मिला था। वहीं बात कर ले कथक किस राज्य का जो कि क्लासिकल डांस है, जो कि ये भी पूछा जाता है। तो आपका उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश का है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि टाटा स्टील कंपनी की शुरुआत कब हुआ था। तो टाटा स्टील कंपनी की बात करें तो स्थापना 1907 में जो कि हुआ था। इसे जमशेद जी टाटा ने जो कि स्थापित किया था। मूल रूप से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जो कि जमशेदपुर झारखंड में जो कि शुरू हुई। यह भारत की पहली स्वदेशी स्टील कंपनी थी। 2007 में 100 वर्ष पूरा होने पर टाटा स्टील नाम से जो कि जाना जाता है। वहीं बात कर ले कि एसएससी में अक्सर पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा स्टील उत्पादक कौन है, तो आपका टाटा स्टील ही जो कि आपका सबसे बड़ा स्टील उत्पादक कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सितारा देवी किस डांस से हैं। तो सितारा देवी का जो कि कथक नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं, तो कथक जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वे बनारस और लखनऊ घराने से जो कि जुड़ी हैं। अगर घराना पूछ दिया जाए तो बनारस या लखनऊ, जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनका जन्म जो कि 1920 में हुआ था और 2014 में जो कि निधन हुआ था। उन्हें कथक रानी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहा है। वे फिल्मों में भी नृत्य करती थी, जैसे मदर इंडिया। वहीं एसएससी में जो कि पूछा जाता है आपका कि कथक में कितने घराने होते हैं, तो मुख्य से आपका जयपुर, लखनऊ, बनारस जो कि
तीन घराना जो कि आपका होता है, तो मुख्य रूप से आपका तीन घराना होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका भीमसेन जोशी के संदर्भ में जो कि एक क्वेश्चन जो कि आपका पूछ सकता है। तो बात कर ले, पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। तो वे किराना घराने से जो कि संबंधित है। पूछ ले कि वे कौन से घराने से संबंधित है, तो किराना घराने से। वहीं आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जो कि संबंधित है भीमसेन जोशी, तो ये भी याद रखिएगा। वहीं बात कर ले विवरण की, तो जन्म 1922 में जो कि उनका हुआ था गर्ग कर्नाटक में। मृत्यु 2011 में उनका हुआ था। उन्हें भारत रत्न 2008 में मिला। वे ख्याल गायकी और भजन अभंग के लिए जो कि प्रसिद्ध थे। बात कर लें कि एक महोत्सव है उनके गुरु को जो कि समर्पित है। एसएससी में अगर अक्सर ये पूछा जाता है कि भीमसेन जोशी को किस संगीत के लिए जो कि जाना जाता है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए जो कि जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल 21 से जो कि आ सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार देता है। यह कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति की जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। वहीं विवरण की बात करें, यह मौलिक अधिकार है, भाग 3 में जो कि सम्मिलित है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे विस्तार दिया है कि गोपीनाथ बोरगोहने केस 1978 में उचित प्रक्रिया जोड़ी। इसमें गोपनीयता, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा आदि शामिल है। एसएससी में अक्सर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो जीवन का अधिकार से जो कि आपका 21 अनुच्छेद जो कि संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका नीरज चोपड़ा से भी संबंधित जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। नीरज चोपड़ा ने 2020 में ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में क्या किया, तो चलिए जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में जो 2021 में हुआ था, उनमें पुरुष जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जो कि जीता था। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो कि 87.58 मीटर जो कि था। यह भारत का पहला एथलेटिक्स ओलंपिक स्वर्ण था। वे हरियाणा के पानीपत से हैं। बाद में 2024 में पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जो कि उन्होंने जीता। वहीं एसएससी में आपका जीके से खेल जीके से ये क्वेश्चन जो कि बन सकता है कि नीरज चोपड़ा का खेल आपका पूछ सकता है, तो जेवलिन थ्रो से जो कि आपका खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि सिंधु की सहायक नदी, तो सिंधु नदी प्रणाली की बात कर लें, इंडस रिवर सिस्टम की मुख्य नदी सिंधु है। जिसकी सहायक नदियाँ की बात कर लें, सहायक नदी नहीं, आपका सहायक नदियाँ पूछ सकता है। प्रमुख सहायक नदी आपका झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज पंजाब की, पंचनंद जो कि आपका एक नदी है। विवरण की बात कर ले, सिंधु तिब्बत मानसरोवर झील के पास से निकलती है। लंबाई 3180 किलोमीटर जो कि इसका है। यह भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से होकर बहती है। भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब में जो कि बहता है। वहीं बात कर ले कि सिंधु एसएससी में जो कि आपका पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी पर जो कि है, तो सिंधु नदी पर जो कि आपका है। कुछ भी पूछ ले, सिंधु का सहायक नदी पूछ ले, या आपका कि किस झील के पास है, तो आपका मानसरोवर झील के पास जो कि है। तो इससे कुछ भी क्वेश्चन बने तो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सोनल मानसी से संबंधित जो कि एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। सोनल मानसी की बात कर ले, ओडिसी और भारतनाट्यम नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं। वे मणिपुर और कुचिपुड़ी से भी जो कि करती हैं। जन्म 1944 में बॉम्बे में हुआ था। वहीं 1977 में दिल्ली में सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस स्थापित किया। पद्म भूषण 1992 में जो कि इन्हें मिला। वहीं पद्म भूषण 2003 में मिला। वहीं बात कर ले कि ओडिसी किस राज्य का जो कि नृत्य है आपका, ये भी पूछ सकता है, तो ओडिशा का जो कि आपका है, तो राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि चिराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो चिराव नृत्य जो कि मिजोरम राज्य से संबंधित है। ये मिजो समुदाय का पारंपरिक नृत्य है, जिसे बाँस की लाठियों से के साथ जो कि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा गुफा किस राज्य में है, तो एलिफेंटा गुफा जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। ये गुफाएं मुंबई के पास घारपुरी द्वीप पर स्थित है और अपने प्राचीन सेल कट मंदिरों के लिए जो कि प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से भगवान शिव को जो कि समर्पित है। वहीं बात कर ले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि संतोष ट्रॉफी 2022 कहाँ हुई थी, तो संतोष ट्रॉफी 2022 जिसे 2021-22 संस्करण के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से केरल राज्य में मलप्पुरम जिले में जो कि आयोजित की गई थी। फाइनल राउंड के मैच में जो कि मंजेरी पायनाड स्टेडियम और कोटापादी स्टेडियम में जो कि खेले गए थे। इस टूर्नामेंट का फाइनल 2 मई 2022 को जो कि मंजेरी में हुआ था, जहां केरल ने वेस्ट बंगाल पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से जो कि हराकर खिताब जीता था। तो आपका संतोष ट्रॉफी मुख्य रूप से पूछ सकता है कि आपका कहाँ आयोजित
हुआ था 2022-23। तो आपका केरल राज्य जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि शिक्षा को भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में रखा गया है। तो शिक्षा को भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में जो कि रखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। यह समर्थित सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है, जो केंद्र और राज्य दोनों को शिक्षा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देती है। विशेष रूप से समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 25 में शिक्षा का उल्लेख जो कि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो कि आपका पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो कि सरकार के वाद लाने और उन पर वाद लाए जाने की क्षमता से संबंधित है। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार, भारत संघ और राज्य सरकारों को कानूनी व्यक्तिगत प्रदान करता है, जिससे वे अन्य पक्षों की तरह न्यायालय में मुकदमा कर सकें या उन पर मुकदमा किया जा सके। तो इससे जो कि आपका संबंधित है अनुच्छेद 300। बाकी ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आगे की शिफ्टों में पूछ सकता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इस वीडियो का PDF जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप लोग रीड आउट कर सकते हैं इस PDF को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।